तो अब ज़िंदगी में मैं भी पहली बार विजन का कॉलेज ये पढ़ रहा हूँ, तो तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और पढ़ना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। चलो ठीक है, सुनो अब ध्यान से। अब देखो ये है ना, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है सर। हाँ वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सर रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा, मेरी डाटा खत्म हो। हाँ ठीक है, कोई नहीं, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है। सुनो, क्वालिटी एंड गवर्नेंस का सबसे पहली बात देखो, पावर ऑफ सेपरेशन है ना, ये चीज़ याद रख लेना। ये पीटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। मेंस के याद रखना कि इसमें एग्जांपल जो इसमें आएंगे, ये जो मान लो केशवानंद भारती केस है, कौन सा आर्टिकल है, ये सारी चीज़ें, तो ये याद रखना एग्जाम्पल के लिए मेंस में काम आएगा। कहाँ पे पावर ऑफ सेपरेशन। अब देखो मैं थोड़ा इसका हिस्ट्री बता देता हूँ। पावर ऑफ सेपरेशन, देखो पावर ऑफ सेपरेशन जो अमेरिका की जो क्रांति है ना, वहाँ से आता है ये कॉन्सेप्ट। इसलिए याद रखना कि रियलिटी में जो पावर ऑफ सेपरेशन का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, अमेरिका में लागू होता है। वहाँ पे देखिए लेजिस्लेचर बिल्कुल अलग होता है, एग्जीक्यूटिव बिल्कुल अलग होती है, और जुडिशरी बिल्कुल अलग होती है। ये बिल्कुल इनमें एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करते हैं, ठीक है। पर भारत में थोड़ा अलग है, मतलब पावर ऑफ सेपरेशन है, परंतु थोड़ा अलग रहता है। अलग मतलब जैसे मान लो क्या होता है, भारत में जो लेजिस्लेचर के पार्ट होते हैं वही एग्जीक्यूटिव के भी पार्ट होते हैं, समझ में आया। पर अमेरिका में ये बिल्कुल डिफरेंट अलग होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, पहली बात। दूसरी बात एक चीज़ याद रखना कि डीपीएसपी में कौन से आर्टिकल में दिया है, बताओ जल्दी से, पावर ऑफ सेपरेशन के बारे में बताओ। 50। हाँ ठीक है, तो ये इसीलिए पीटी के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूपीएससी पीटी में क्वेश्चन पूछा हुआ, ठीक। मेंस में इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पावर ऑफ सेपरेशन को, जैसे मान लो कि कोई वायलेट करता है, जैसे मान लो कि कभी कभी क्या करती है कि जैसे एनजेएसी है, तो एनजेएसी जो है उसमें ऐसे सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि जो एग्जीक्यूटिव है वो जो जुडिशरी की पावर में हस्तक्षेप कर रहा है, ठीक है, उसके पावर ऑफ सेपरेशन का वायलेट कर रहा है। तो इसलिए ये हमेशा विवाद का टॉपिक बना रहता है, इस कारण से इम्पोर्टेंट है, मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो पीटी और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये चीज़ याद रखना। तो मैं इसके आगे जब भी आप वो डायरी में मतलब उसमें पढ़ोगे मैगजीन, तो पीटी प्लस मेंस कर लेना इसको, ठीक है। टॉपिक के आगे लिख लेना, मैं बता दूंगा जिस टॉपिक को मैं बताऊंगा। तो आपको क्या करना, जब मेंस के लिए रिवाइज करो तो उसी अकॉर्डिंग से रिवाइज करना, समझ में आया। और जब पीटी के लिए रिवाइज करो तो उसी अकॉर्डिंग रिवाइज करना, मैं हर टॉपिक के आगे लिखवा दूंगा, ठीक, ध्यान से समझना। अब बात आती है, देखो भाई ये चर्चा में क्यों है अभी, ठीक है। देखो क्या हुआ कि देखो मैंने बोला था ना, कॉलेजियम प्रणाली में कार्यकारी प्रतिनिधित्व की मांग ने भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर बहस को जन्म दिया। तो बार बार देखो ये विवाद समझ लो, और इससे मैं कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ जो पीटी में आए हुए हैं और फ्यूचर में आने के चांसेज है। देखो क्या होता है, फर्स्ट जजेस और केस था, ठीक है, तीन जजेस केस थे, ठीक है। फर्स्ट जजेस से सेकंड और थर्ड के बाद में कॉलेजियम सिस्टम प्रणाली निकल के आती है। अब कॉलेजियम सिस्टम प्रणाली में क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो उसमें ना एक 4 लोगों की कमेटी बनती है, वही लोग मतलब न्यायाधीश ये सब चुनते हैं, और वो चुन के फिर राष्ट्रपति के पास भेजते हैं। राष्ट्रपति उनको बस अनुमति देता है, ठीक है। अब वो मना नहीं कर सकता राष्ट्रपति, एक बार सलाह मशवरा के लिए वापस भेज सकता है, ना वापस दोबारा भेजेंगे तो उसको लेना ही पड़ेगा। तो अभी सरकार ये चाह रही है कि एनजेसी लाया जाए, ठीक है। तो इसी के कारण ये हमेशा चर्चा में बना रहता है, ठीक है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है कॉलेजियम प्रणाली के कारण, समझ में आया, ठीक है। तो ये इसका चर्चा में होने के कारण है। अब से इससे रिलेटेड जो फैक्ट है उसके बारे में अपन देख लेते हैं, ठीक है। कानून और अब देखो इसमें देखो ये चीज़ याद रखना। अब देखो सुनो, अब जैसे आप क्या करोगे, जैसे मतलब स्टैटिक पार्ट को कैसे रिवाइज करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, कॉलेजियम प्रणाली अब ये अच्छे से समझ लो। अभी करंट अफेयर में भी है तो अच्छे से चर्चा में भी है, तो ये आ सकता है क्वेश्चन, इसको अच्छे तरीके से कर लो, ठीक। पावर ऑफ सेपरेशन के बारे में कहाँ पे कौन सी संविधान में दिया है, जैसे मैंने डीपीएससी में बोल दिया, ठीक है। और कहाँ पे दिया है इसके बारे में, वो थोड़ा एक बार अपने जब भी बेसिक बुक पढ़ो अपनी, तो वहाँ पे वो चीज़ें पढ़ लेनी चाहिए। देखो करंट अफेयर में, देखो करंट अफेयर बार बार नहीं पढ़ना होता, एक बार आप स्टैटिक पार्ट में देख लो कि अच्छा ये करंट अफेयर का जो स्टैटिक पार्ट हो करंट अफेयर में चर्चा में बन रहा है, उसको आप एक बार पढ़ लो, अब स्टैटिक पार्ट में लगा लो कि ये करंट अफेयर में है, तो ये आपकी बार अपना इंपॉर्टेंट है, ताकि जब आप स्टैटिक जो नोट्स हो बार बार रिवाइज करोगे तो उसको अच्छे तरीके से रिवाइज करो, ठीक है। ये चीज़ रखना। अगला देखो, कानून और न्याय मंत्रालय ने अपने पत्र में सुझाव दिया है कि केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में शामिल किया जाना चाहिए, इस प्रकार राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को हाई कोर्ट में शामिल करना चाहिए। अब ये याद रखना कि ये एडवाइस दिया है, तो मेंस में आप लिख सकते हो कि जैसे एनजेएसी को क्या उसको दिया जाना चाहिए, तो उसके फेवर में आप ये पॉइंट लिख सकते हो, समझ में आया। कि कानून न्याय मंत्रालय ने बोला है कि केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों को सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम में शामिल किया जाना चाहिए, और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को जो है वो हाई कोर्ट में शामिल किया जाना चाहिए, ठीक। ये मेंस के अकॉर्डिंग है, प्रीलिम्स के लिए कोई काम की नहीं है ये लाइन, ठीक है, समझ में आया। अगला, उपराष्ट्रपति ने भी कहा, अब देखो ये वाला पॉइंट भी मेंस में काम आ जाएगा, तो ये मेंस लिख लो इसके आगे, मेंस।
उपराष्ट्रपति ने कहा है कि वह 1973 के ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस, अब देखो एक केशवानंद भारती केस क्या है, किससे रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ लो अपने बेसिक नोट्स में जाके, ताकि बार बार इसको पढ़ने की जरूरत ना पड़े करंट अफेयर में जब आता रहता है। ठीक है, तो इसमें याद है सबसे मेन चीज़ है कि इसमें जो बेसिक ढांचा है उसके सिद्धांत की बात की गई है। ठीक है, जो मूल ढांचे के सिद्धांत तो इसी में आया था, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तरह से सहमत नहीं है। उपराष्ट्रपति ने कहा था कि वह 1973 के ऐतिहासिक केशवानंद भारती वाद से निर्णय से पूरी तरह से सहमत नहीं है। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे की अवधारणा को प्रतिपादित किया था। उपराष्ट्रपति के अनुसार इस वाद में न्यायालय ने न्यायिक समीक्षा या पुनर्विलोकन को तो बरकरार रखा, लेकिन अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की शक्ति को सीमित कर दिया। ये बात सही है। अब देखो मैं इसके बारे में बता देता हूँ क्या हुआ था। देखो पहले क्या हो रहा था कि जो इंदिरा गांधी थे ना, वो जब चाहे मन जिसको चेंज कर रही थी, मतलब उस टाइम के अंदर टसल चल रहा था, मतलब जुडिशरी और यहाँ पे एग्जीक्यूटिव के बीच में। तो मतलब इंदिरा गांधी का ये कहना था कि आर्टिकल 368 में जो संशोधन की जो दिया गया वो संसद कुछ भी कर सकती है, क्योंकि भाई स्वाभाविक सी बात है, संसद जनता का प्रतिनिधित्व करती है। पर सुप्रीम कोर्ट का ये मानना था कि नहीं, आप बिल्कुल इसका बेसिक ढांचा नहीं बदल सकते हो आप। जैसे मतलब देखो समझो ध्यान से, मैं इसका एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे आप मान लो कि आपको कोई घर बना हुआ है, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि जहाँ कमियां हैं वहाँ सुधार करो, ऐसा नहीं कि पूरा घर को ही आप हटा दो, उसकी जगह नया बिल्डिंग तैयार कर दो। तो सुप्रीम कोर्ट हमेशा इसके खिलाफ है। तो मतलब इसीलिए जो बेसिक ढांचा है, वो जो ढांचा बना हुआ है घर का, उसको नहीं उखाड़ो आप, उसमें मरम्मत करवा लो, पेंटिंग करवा लो, वो कर लो। तो मतलब आप संविधान में कुछ कुछ चीज़ें बदल सकते हो, पर सब कुछ बदल दो, ये चीज़ें पॉसिबल नहीं। इसीलिए हमेशा इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है। ठीक, ये चीज़ याद रखना। इस कारण से ये सारा विवाद क्रिएट हुआ था। ठीक, अगला देखो, सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कॉलेजियम की सिफारिश के बाद सरकार द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति में देरी करने के मुद्दे पर कहा कि संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून सभी के लिए बाध्यकारी है। अब इसीलिए तो बोलता है जुडिशियल एक्टिविज्म बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये नहीं चाहता कि वो पावर अपने हाथों से निकले। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि जो भी वो कानून घोषित करेगा वो सबको लिए बाध्यकारी, वो मानना ही पड़ेगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ ना, थर्ड जज केस में क्या हुआ कि जब राष्ट्रपति के पास जाता है वो लिस्ट, भाई हमने इसका मान लो हाईकोर्ट का जज बनाना चाहते हैं, तो राष्ट्रपति को उसको अनुमति देनी ही होगी। राष्ट्रपति उसको रोक के नहीं रख सकता और नहीं उसको डिनाई कर सकता। तो ये चीज़ याद रखना। इस कारण से अब ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है। ठीक, और अभी जो प्रेजेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट इसके पीछे पड़ी है, इसलिए देख लेना मेंस का भी क्वेश्चन बनेगा अब की बार, याद रख लेना। ठीक है, अब देखो आप ये मेंस में जो है आंसर राइटिंग के फॉर्मेट में ये चीज़ें सीख सकते हो। ठीक है, एक जैसे सकते हो पट्टगण आपको शो करना हो, तो ये बहुत अच्छा, देखो ये बहुत अच्छा तरीके से बना के दिखाए। विजन वालों ने ना ये थोड़ा नया इनिशिएटिव किया है, मतलब एक अच्छा फॉर्मेट है। इससे क्या है ना, पढ़ने में भी ईजी लगता है, और दूसरी बात है ना, आंसर राइटिंग में इनमें आप आराम से सीख सकते हो। ठीक, अब देखो पावर ऑफ सेपरेशन मैंने वही बताया था कि जुडिशरी अलग है अपना। जुडिशरी का काम होता है कानून पर निर्णय लेने की शक्ति, भाई कौन सा कानून मतलब वैलिड है या नॉट वैलिड है, समझ में आया। तो जुडिशरी यही काम करता है। जैसे मान लो कि अभी संसद ने वो कानून बनाया था, जैसे मान लो जम्मू कश्मीर से वो हटा दिया था, तो वो कहाँ पे गया मामला, सुप्रीम कोर्ट में। तो देखो संसद का काम होता है कानून का निर्माण करना और उसमें संशोधन करने की शक्ति। ठीक है, और एग्जीक्यूटिव क्या करेगा, ये पालन करता है कानून, मतलब कानून को इम्प्लीमेंट करने का काम इसका होता है। अब देखो ध्यान से समझना, ये जो ढांचा है ये बहुत अच्छा है, और ये ढांचा आप ना हर जगह यूज़ कर सकते हो आंसर राइटिंग में, ये बहुत अच्छा ढांचा है। ठीक है, तो ये देखो ये कानून बनाएगा और ये कानून अच्छा होगा तो ये कार्यपालिका उसको पालन करेगी। कार्यपालिका अगर इसमें कुछ दिक्कतें आ रही तो वापस इसको बोलेगी ताकि ये संशोधन कर दे। फिर ये अगर ये अच्छा ये उसमें कुछ अगर डिमांड उठी तो न्यायपालिका उसको देखेगा, फिर ये वापस इसे इम्प्लीमेंट करेगा। तो इस तरीके से ये सर्किल चलता रहता है। ठीक, अब बात आती है पावर ऑफ सेपरेशन की। अब देखो पावर ऑफ सेपरेशन एक चीज़ याद रखना, देखो ध्यान से समझना ये चीज़। पावर ऑफ सेपरेशन मतलब ये नहीं कि संसद और न्यायपालिका में पावर ऑफ सेपरेशन होना चाहिए, वो यहाँ पे भी होना चाहिए कि न्यायपालिका कार्यपालिका का हस्तक्षेप ना करे। तो इसीलिए मैंने बोला जैसे एनजीटी विवाद था, एनजीटी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई बॉडी है। उस टाइम सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, अरे ये एग्जीक्यूटिव को करने दो ना काम, एग्जीक्यूटिव का काम है ये। ठीक है, तो यहाँ पे कभी कभी पावर ऑफ सेपरेशन का उल्लंघन हो जाता है, कभी कभी जो है न्यायपालिका खुद से नियम बनाने लग जाती है, तो फिर संसद का क्या भूमिका रह जाएगी। जैसे क्या होता है कि 2018-19 में ऐसा था कि मतलब रोड एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो हाईवे पे है ना शराब की दुकानें नहीं होनी चाहिए, कुछ किलोमीटर जाके तो अंदर में होनी चाहिए। तो ये तो भाई ये तो संसद का काम करने लगी, तो ये पावर ऑफ सेपरेशन का उल्लंघन है। ठीक, दूसरी चीज़ कार्यकारी सरकार और संसद में, तो ये विवाद देखो अब मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, ये चीज़ याद रखना आप, मतलब जब भी आंसर आए तो तीनों एंगल से दिखाना आपको। ये विवाद होता है जब अध्यादेश से कानून बनते हैं, याद रखना। तो अध्यादेश किसकी पावर हो जाती है, एक एग्जीक्यूटिव की पावर हो जाती है।
क्योंकि राष्ट्रपति उसमें बनाता है। तो भाई सबाई सी बात है, फिर वो संसद क्यों किस काम के लिए बनी है? भाई कानून बनाने के लिए तो संसद बनी है ना। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है पावर ऑफ सेपरेशन को लेके। तो ये चीज़ें तीनों का एक एक एग्जाम्पल याद रखना कि कहाँ पे, जैसे इसमें देखो संसद और कार्यकारी सरकार में अध्यादेश को लेके रहता है, ठीक है, और न्यायपालिका और इसमें रहता है एनजीटी को लेके, ठीक है, और इसमें रहता है जैसे कुछ कुछ सुप्रीम कोर्ट रूल्स बना देती है, ठीक है। तो ये चीज़ों तीनों का एक एक बारे में पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो आपको अपन समझते हैं पावर ऑफ सेपरेशन, ठीक है। पावर ऑफ सेपरेशन कहाँ पे क्या है और किस बार किस किस कौन कौन से आर्टिकल है जो इसका उल्लंघन करते हैं, क्या सारी चीज़ें, ठीक। पहला, इनमें से प्रत्येक संस्था दूसरे पर कुछ प्रतिबंध लगा सकती है, ठीक है। अब जैसे मान लो वही मैंने बोला कि संसद पे मान लो कि न्यायपालिका प्रतिबंध लगा दी कि आप इसमें संशोधन कर सकते हो नहीं कर सकते हो, न्यायपालिका कार्यपालिका को बोल दे कि ये कानून कर सकते हो नहीं कर सकते हो, अरे वैसे ये कर सकते हो, ठीक। हालांकि संविधान में शक्ति के पूर्ण और कठोर पृथक्करण का प्रावधान नहीं किया गया, फिर भी कुछ अनुच्छेद शक्ति के पृथक्करण के संकेत देते हैं। अब ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, आपको जब मेंस में आंसर राइटिंग तो ये आर्टिकल जरूर डालो। देखो मैंने बोला था 50, अब ये पीटी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी, कहाँ कहाँ पे पावर ऑफ सेपरेशन की बात की गई, तो ये पीटी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। कहाँ पे अनुच्छेद 50 में, अभी यूपीएससी ने 2020 में भी पूछा था पीटी में ये, ठीक। डीपीएसपी के तहत राज्य के यह निर्देश दिया गया है कि वह न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण सुनिश्चित करें। समझ में आया? यहाँ पे न्यायपालिका और कार्यपालिका का आर्टिकल 50, ये आर्टिकल याद रखना, ठीक है। अगला, अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपालों को संरक्षण प्रदान करता है, ठीक है। ये चीज़ होगी। अनुच्छेद 105 और 194 में क्या है? क्रमशः संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों को शक्तियाँ विशेषाधिकार। हाँ, ये विशेषाधिकार के कारण क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा प्रिविलेज मिलता है इनको, ठीक है। तो इस कारण से पावर ऑफ सेपरेशन का उसका उल्लंघन होता है। अगला, अनुच्छेद 122 और 212 क्रमशः संसद व राज्य विधानमंडल की कार्यवाही को जांच करने पर न्यायालय पर प्रतिबंध आरोपित करता है। वैसे यहाँ पे जो प्रिविलेज मिलता है ना, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट आके जाके नहीं देख सकता, ये एक दूसरे से गाली गलौज कुछ भी कर ले, वो संसद का ही मामला रहेगा। तो ये पावर ऑफ सेपरेशन के कारण ये सारी चीज़ें बनती रहती, ठीक। अगला है, केशवानंद भारतीवाद के अनुसार शक्तियों का पृथक्करण संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा, ये चीज़ याद रखना, अच्छे से एग्जाम्पल याद रखना, ठीक। अगला है, राज्य के सभी 3 अंगों के बीच शक्तियों जिम्मेदारी का अतिव्यापन प्रकट हुआ, मतलब एक दूसरे के शक्तियों पर ओवरलैप कर रहे हैं। कौन कौन सा? जैसे अनुच्छेद 13 न्यायिक समीक्षा, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कारण क्या कर रही है कि न्यायपालिका बहुत ज़्यादा आउटरीच कर रही है, संसद के कानूनों को रोक रही है, कार्यपालिका कोई निर्णय उसको रोक रही है। समझ में आया? ठीक है। तो फिर अगला है आर्टिकल 32 और 2, इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो होती है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, ठीक। अगला अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय करने की शक्ति है। तो वही मैं बता रहा हूँ, कंप्लीट जस्टिस के कारण सुप्रीम कोर्ट हमेशा वो है संसद पे, ये कार्यपालिका पे, इन पर रोक लगाती रहती है, क्योंकि आप पूर्ण जस्टिस के लिए आप जा सकते हो, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होगी जो इसके एग्जाम्पल है। अब मैं फिर बता रहा हूँ कि ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है यार। ये देखो इस तरीके से मेंस के आंसर लिखोगे ना, देखो इसीलिए ना क्या होता है ना, मेंस में पॉलिटी में लोगों को ना नंबर्स नहीं मिलते हैं, उसका रीज़न यही है क्योंकि वो आर्टिकल मेंशन नहीं करते हैं, कौन से मतलब सुप्रीम कोर्ट के केस मेंशन नहीं करते हैं, इस कारण से नंबर नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब बात आती है भाई जो पावर ऑफ सेपरेशन की, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका कैसे आया, कहाँ से आया, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत है, ठीक है, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए बस। ऐसे वैसे में अगर आप कोट कर सको तो वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हो। पहली बार इस अवधारणा का उल्लेख 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में अरस्तु की कृतियों से मिलता है। अरस्तु ने सरकार के 3 अभिकरणों की महासभा, लोक अधिकारियों और न्यायपालिका के रूप में वर्णित किया था। तो ये बस थोड़ा याद रखना कि अरस्तु की वहाँ पे उसकी लेखनी में मिलता है और उसमें तो पावर ऑफ सेपरेशन की बात करता है। बस इतना ऐसे के लिए या कहीं पे भी आप कंक्लूजन लिखो तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक। अगला, आधुनिक समय में इस अवधारणा का उल्लेख 18वीं शताब्दी के फ्रांसीसी दार्शनिक मोंटेस्क्यू ने किया था, ठीक है। तो ये अमेरिका क्रांति में होता है। मोंटेस्क्यू ने अपनी पुस्तक डे ले, ये याद नहीं बुक है ना, वैसे तो अगर रख सकते, जैसे रवि सियाग ने अपनी बार क्या किया ना, बुकों के नाम, राइटर के नाम ये याद करके इथिक्स में बहुत कोट किया था, तो आप ये इथिक्स में भी कोट कर सकते हो पावर ऑफ सेपरेशन का, ये चीज़ याद रखना। तो भाई ये दार्शनिक ने दिया था और इस पुस्तक में इसके बारे में दिया था, ठीक है। तो बस ये इतना ये ऐसे और आपका मतलब कंक्लूजन इनमें यूज़ हो सकता है, ये वाला प्रीलिम्स के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब देखो, अब मैंने बोला था कि जितने भी सुप्रीम कोर्ट के केस आते हैं किसी रिलेटेड, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पीटी प्लस मेंस के लिए, तो ये याद रखना, ठीक। अब देखो सबसे पहले अपन इसके बारे में जो केस आए हैं वो देख लेते हैं सबसे पहले, फिर इसके बाद में इसके इंपॉर्टेंस देख लेंगे, ठीक है। फिर इसे अभी चैलेंजेस क्या है, इसे मुद्दे क्या है, ठीक है। तो ये अच्छा खासा एक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। मतलब बहुत अच्छा टॉपिक है, मतलब मेरा मानना है कि पीटी और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, और इसको अच्छे से रिवाइज करना, बार बार रिवाइज करना, इसको हाईलाइट कर लेना, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेगी वो, ठीक है। श्वेता इतना लेट ज्वाइन कर रही हो?
तो ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए, ठीक। अब सत्य के पट्टाकरण पर न्यायपालिका क्या क्या निर्णय रहे, तो सबसे पहला केशवानंद भारती और अन्य बनाम केरल राज्यवाद, तो डायरेक्ट मेंस में आप ये लिखोगे, ठीक है। इस बाद में क्या होता है, शीर्ष न्यायालय ने अपने फैसले में कहा था कि संसद के संविधान में संशोधन करने की शक्ति संविधान के मूल ढांचे के अधीन है। मतलब संविधान जो संसद है वो मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती, उसके अतिरिक्त सब में कर सकती है। इसलिए मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाले किसी भी संविधान संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा, नल एंड वॉइड करार दिया जाएगा अगर वो मूल ढांचे में संशोधन करने का प्रयास करते हैं। और याद रखना कि मूल ढांचे को जो डिसाइड बाई परिभाषित कौन करता है, वो सुप्रीम कोर्ट ही करता है, और वही जानता है क्या नहीं है। इसीलिए हमेशा सरकार है ना, देखो सुप्रीम कोर्ट जब चाहे वो रोक सकता है कि ये मूल ढांचे का उल्लंघन हो रहा है यहाँ पे, तो फिर वो मान लो कि संसद पूछेगी कि भाई आपने क्यों रोका, तो बोले मूल ढांचे का उल्लंघन कर रहे हो, तो फिर वो संसद पूछेगी उससे भाई मूल ढांचा क्या क्या है, तो वो बोला कि हम समय के अनुसार बताएंगे तो इसलिए विवाद चलता रहता है, ठीक। देखो आज भी अपन क्वेश्चन किए थे, IR कोहिलो बनाम तमिलनाडु राज्यवाद, ठीक। इस वाद्य में न्यायालय ने निर्णय दिया कि 9वीं अनुसूची, देखो याद करो आज का क्वेश्चन, इसलिए बताओ ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा PT के लिए, इसलिए मैंने लिख दिया है PT प्लस मेंस, ठीक है। इस बात में न्यायालय ने निर्णय दिया कि 9वीं सूची कुछ कानूनों को न्यायिक समस्या से पूर्ण संरक्षण प्रदान करती है, ये मूल ढांचे के सिद्धांत का उल्लंघन है। अब देख लो IR कोहिलो में बोल दिया ना तो ये समय समय पर न्यायपालिका बताती भाई तुम ये लोग कर रहे हो, मूल ढांचे का उल्लंघन करे तो अब नहीं करोगे, समझ में आया। तो ये जुडिशियली रिव्यू सिस्टम में नहीं आता था पहला 9 शेड्यूल, और 9 शेड्यूल लाया इसीलिए गया था कि न्यायिक समीक्षा से बचा जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया ना भाई तुम इससे क्या कर रहे हो कि मूल ढांचे का उल्लंघन कर रहे हो, इसलिए IR कोहिलो के तहत तुम अब इसके 9वीं अनुसूची में जो भी डालते हो उसका भी रिव्यू होगा। पर याद रखना इसमें सारी प्रोविजन है जो 1973 के बाद वाले जितने भी प्रोविजन आए हैं, गवर्नमेंट ने जितने भी बनाए 9वीं अनुसूची में डाले, उनका होगा, उससे पहले नहीं होगा, ये चीज़ याद रखना, ठीक। अब देखो दो तो यही दो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और तो ये आगे ये जितने दिए हैं नॉर्मल है, ठीक है। ये गोलकनाथ थोड़ा बहुत देख ले, पर नहीं ज़्यादा सबसे इम्पोर्टेंट ये दोनों ही है, और PT मेंस में ये जो दोनों के बारे में क्वेश्चन आता है। चलो ठीक है, अगला पढ़ लेते हैं, राम जवाया कपूर बनाम पंजाब राज्यवाद। इस वाद में क्या हुआ था, न्यायालय ने कहा था कि भारतीय संविधान में वास्तव में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत की उसी पूर्ण कठोरता में मान्यता नहीं दी गई है, मतलब बहुत ज़्यादा कठोरता नहीं, वो तो मैंने बताया था, फ्लेक्सिबल। अमेरिका में पूर्ण कठोर है, ये चीज़ याद रखना। हालांकि सरकार के अलग अलग भागों या शाखाओं के कार्य में पर्याप्त अंतर किया गया, इसलिए नॉर्मल है, ठीक है। अगला P कन्नदासन बनाम तमिलनाडु राज्यवाद। इसमें क्या था, इस वाद में न्यायालय ने कहा था कि संविधान ने संवैधानिक न्यायालयों को संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित ऐसे कानूनों का अमान्य घोषित करने की शक्ति प्रदान की है जो संवैधानिक सीमा को उल्लंघन करती है। तो ये चीज़ याद रखना कि जब भी मान लो कि चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, अगर वहाँ की जो संसद है, लेजिस्लेचर है, विधानसभा अगर ऐसे कानून बना रही है जो संविधान का उल्लंघन कर रही है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट नल एंड वॉइड करार दे सकता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अगला गोलकनाथ बना पंजाब राज्यवाद। इस बात में न्यायालय ने कहा था कि सरकार के तीनों अंगों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने कार्यों को अपने दायरे के भीतर और संविधान द्वारा निर्दिष्ट कुछ अतिक्रमणों को ध्यान में रखकर करेंगे, मतलब सबको अपना अपना ध्यान रखना कि अपना सीमा क्रॉस ना करें, ठीक है। तो ये आप इसके फेवर में बोल सकते हो, मतलब पॉजिटिव पॉइंट पे बोल सकते हो कि इसमें ऐसा बोला गया, ठीक। करतार सिंह बनाम पंजाब राज्यवाद। न्यायालय ने कहा कि संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर कानून का निर्माण करना और विधायिका का काम है, और कानून को लागू करने का कार्यपालिका तथा कानून की व्याख्या करने का कार्य न्यायपालिका। अब देखो डायरेक्ट PT का क्वेश्चन बन सकता है कि कानून की व्याख्या कौन करता है, तो याद रखना न्यायपालिका, तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो तो खास तौर से दो इंपॉर्टेंट है, और इसमें ये अच्छे पॉजिटिव वाली बात है, इनके बारे में बताया गया है, ठीक। अब देखो अब बात आती है भाई इसका क्या इंपॉर्टेंस है, पावर ऑफ सेपरेशन क्यों होना जरूरी है। ये बहुत अच्छा है मेंस के लिए, मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये डायरेक्ट है मेंस के लिए, ठीक। अब देखो पावर ऑफ सेपरेशन इससे इंपॉर्टेंस अपन देखते हैं। पहले देखो जो सिविल जो राइट्स होते हैं उससे संरक्षण होता है, ठीक है। अब स्वाभाविक सी बात है कि पावर ऑफ सेपरेशन हमेशा बना रहेगा, तो क्या होगा कि जुडिशरी अपना अच्छे से काम करेगा, ठीक है, लेजिस्लेचर अपना काम करेगा और एग्जीक्यूटिव अपना काम करेगा, और कोई एक दूसरे का अगर जब ओवरलैपिंग नहीं करेंगे तो लोगों के जो अधिकार है वो संरक्षण होता रहेगा, ठीक। ये चीज़ याद रखना। न्यायपालिका संविधान के अंतिम व्याख्याकार है, ये याद रखना कि संविधान की व्याख्या कौन करता है, ये PT का क्वेश्चन बन सकता है, तो न्यायपालिका, ये चीज़ याद रखना। इस प्रकार वह नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं, ठीक है। भाई सभी बात है, जो संविधान की व्याख्या अंतिम व्याख्या उसी के पास जाती है, तो उसके कारण वो उससे क्या होता है, मान लो सरकार ऐसा कोई कानून बना रही हो, कुछ भी बना रही हो, तो वहाँ पे फिर क्या करती है कि ये जो न्यायपालिका बैठी रहती है वो लोगों की रक्षा करती है, तो इससे क्या लोगों के अधिकारों की रक्षा होती है, ठीक। उदाहरण के लिए न्यायमूर्ति S पुट्टा स्वामी सेवानिवृत्ति बना भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट ने 9 न्यायाधीशों की संविधानिक पीठ से सर्वसम्मति कौन सा निजता का अधिकार, याद रखना ये चीज़,
पुट्टा स्वामी केस, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है किस में आया था निजता का अधिकार, कि भारत के संविधान के तहत मौलिक अधिकारों की पुष्टि। बताओ कौन सा आर्टिकल है, बताओ जल्दी से। सो गए हो क्या सब लोग? 21 14। अरे 14 कौन बोलो? आर्टिकल 21। अरे हाँ, वाह वाह, कितनी बार में क्वेश्चन कराए उसके बावजूद भी गलत कर रहे हो। आर्टिकल 21 यूपीएससी ने 2 बार क्वेश्चन पूछा है, ठीक। अब देखो सुनो, शॉर्ट नोट्स किस तरीके से बनाने वो भी मैं साथ के साथ सिखा देता हूँ, ठीक है, ये याद रखना। अब देखो आपको क्या करना है, देखो डायरेक्ट शक्तियों के पृथक्करण पर न्यायालय के निर्णय, डायरेक्ट निर्णय लिख लो, ठीक है। क्या बस थोड़ा बहुत, जैसे ये 2 इंपॉर्टेंट है तो 2 के बारे में थोड़ा बहुत लिख लो, ठीक है। इसका तो ओनली नाम ही लिखो, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें नाम ही लिखो। और ये थोड़ा बहुत अच्छा है तो इसके बारे में थोड़ा लिख लो, इसमें नाम ही लिखो, ठीक, ठीक है। इधर देखो ये वाला जो है ये डब्बा बना लेना, ठीक है। और इधर ये ज़्यादा कुछ है नहीं, बेसिक जो है, बेसिक मतलब इंट्रोडक्शन पार्ट के लिए थोड़ा बहुत है, ठीक है। ये वाला डायरेक्ट यहाँ पे क्या करना, पावर ऑफ सेपरेशन लिखना और यहाँ पे आर्टिकल लिख लेना बस, ठीक है। उसके बाद में देखो जब ये बनाओगे ये हेडिंग डालना, अब ओनली ये लिखना, ओनली ये लिखा और आर्टिकल वो एग्जाम्पल डाल लो, डायरेक्ट निजता का अधिकार पुट्टा स्वामी केसवाद, बस खत्म। समझ में आया? तो शॉर्ट नोट्स इस तरीके से बनाना है, शॉर्ट नोट्स बनाना आपको समझ में आया। जो मेंस वाले टॉपिक है उनका बना लेना, क्योंकि पीटी वालों की टेंशन मत लो, पर मेंस वालों की जरूर बना लेना, क्योंकि मेंस में फिर आगे जाके पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा इतना, ये चीज़ याद रखना। तो मेंस का साथ के साथ नोट्स बनाते चलना इसका, ठीक। अगला देखो इसका क्या फ़ायदा है, शक्ति के दुरुपयोग को रोकता है। कौन बोल रहा है, किसकी आवाज़ अटक रही है? ठीक है सुनो, अगला देखो, शक्ति के दुरुपयोग को रोकता है। मेरी आवाज़ रिपीट हो रही है क्या? नहीं हो रही, चलो सुनो अगला। हाँ सर, आपकी रिपीट हो रही है सर। रुको 1 मिनट, रुको। ठीक है सुनो, शक्ति के दुरुपयोग को रोकता है। सर दोबारा से कर दो। क्या हो गया? रिपीट हो रही है सर। सर आपकी आवाज मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा अभी। किस रीजन से हो रहा है ये? अभी आ रही है? ठीक आ रहा है। चलो आप सब अपनी तरफ से एक बार म्यूट करके रखो। ठीक है, अगला देखो, शक्ति के दुरुपयोग को रोकता है, ठीक है। अब देखो ये शक्ति के दुरुपयोग को रोकता है, पावर ऑफ सेपरेशन। स्वाभाविक सी बात है जब एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है जैसे न्यायपालिका अगर मान लो अगर संसद में जो लेजिस्लेचर होता है विधायिका में ज़्यादा हस्तक्षेप करेगी तो ये स्वाभाविक सी बात है शक्तियों को दुरुपयोग होगा, ठीक। तो जैसे मान लो जो जुडिशियल रिव्यू सिस्टम है उसको बारे में बोलते हैं। शक्तियों को अलग अलग संस्थानों के बीच विभाजित किया गया है, लेकिन इन संस्थानों को सीमित शक्तियाँ ही दी गई है। यह व्यवस्था तानाशाही या अराजकता के उद्भव को रोकती है तथा संवैधानिक सुरक्षा को बनाए रखती है, ठीक है। तो शक्ति के दुरुपयोग को रोकता है, ये याद रखना ना, और ये पॉइंट लिख लेना, ये अच्छा वर्ड है, संवैधानिक सुरक्षा को बनाए रखता है, ठीक है। ये वाला यहाँ से लिख लेना, ये पॉइंट अच्छा है। ये व्यवस्था तानाशाही या अराजकता के उद्भव को रोकती है तथा संवैधानिक सुरक्षा को बनाए रखती है, ये अच्छा लाइन है, इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक। अगला, न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। शक्ति के पृथक्करण की अवधारणा न्यायपालिका को अपने कार्यों के संपादन को लिए मिली स्वतंत्रता मजबूत करने में मदद। देखो पावर ऑफ सेपरेशन रहेगा तो अगर मान लो जैसे एनजीएसी अगर मान लो आ जाता तो भाई स्वाभाविक बात है इसमें है ना कार्यपालिका बहुत ज़्यादा वो हस्तक्षेप बढ़ जाता। तो स्वाभाविक सी बात है कि संविधान जो न्यायपालिका अच्छे से स्वतंत्र होकर कार्य नहीं कर पाती, ठीक है। तो ये तो भाई स्वाभाविक बात है, लोगों देखो अगर न्यायपालिका स्वतंत्र होकर काम नहीं करेगी तो नागरिकों के अधिकार भी सुरक्षित नहीं रहेंगे, ठीक है। और इससे क्या होगा, शक्ति का दुरुपयोग होगा, तो सारी चीज़ें नेगेटिव हो जाएगी। इसलिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगला, कार्यात्मक विशेषज्ञता का निर्माण करता है। अब देखो स्वाभाविक सी बात है जब सब अपने अपने कार्य फील्ड में काम करते रहेंगे ना तो उसके विशेषज्ञ बन जाएंगे। अगर सोचो कि मतलब सिंपल सा मजाक के तौर में बता रहा हूँ, अब जैसे मान लो कि ABC 3 व्यक्ति है, ठीक है। अब ये मान लो कि अगर ये अपना पढ़ाई करते रहे, ये अपना पढ़ाई करते रहे, ये अपना पढ़ाई करते रहे, भाई स्वाभाविक बात है तीनों को कल्याण हो जाएगा। परंतु अगर सोचो ये इस पे ध्यान दे रहा है, 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 अगर ऐसे ध्यान ही देते रहेंगे कौन क्या पढ़ रहा है कौन क्या नहीं, जो स्टूडेंट लाइफ में बच्चे गलतियाँ करते हैं तो भाई स्वाभाविक सी बात है तीनों का प्रोग्रेस नहीं होगा, समझ में आया ना। तो यही सारी चीज़ें कि
अगर अब वो सब लोग अपना अपना काम करते रहेंगे तो सभी सी बात है वो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट बन जाएंगे। यह अलग अलग संस्थानों के बीच कार्यात्मक विशेषज्ञता सर्जित करता है, साथ ही शासन में दक्षता सुनिश्चित करता है। ठीक, अगला सरकारी संस्थानों के बीच संघर्ष को कम करता है। अब सभी सी बात है जब पावर ऑफ सेपरेशन रहेगा, सब अपना अपना काम कर रहे हैं तो सभी सी बात है कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। अगर नहीं तो देखो दिक्कत होती रहेगी हमेशा। अगर तुम इधर हस्तक्षेप करोगे तो ये भी हस्तक्षेप करेंगे, हस्तक्षेप करेंगे तो कार्य प्रभावित होगा इससे। ठीक है, इसका उद्देश्य सरकार के किन्हीं दो अंगों के बीच टकराव के किसी भी कारण से शांतिपूर्ण ढंग से निपटना। ये न्यायिक समस्या की व्यवस्था के साथ साथ विभिन्न संस्थानों के कार्य क्षेत्रों को सुपरिभाषित सीमाएं भी निहित करता है। ठीक, अब देखो ये इंपॉर्टेंट हो गया, 4-5 पॉइंट है, ये अच्छे से लिख लेना, शॉर्ट नोट्स बना लेना फट से। ठीक, अगला भारत में शक्ति के पटकन संबंधित मुद्दे कौन कौन से। ठीक, अब 1-2 मुद्दे याद होने चाहिए अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन पूछ ले तो। ठीक, अब देखो आप क्या करना ना, इसी का ही खुद से एक क्वेश्चन बनाना आप। ठीक है, खुद से एक आंसर लिख लेना, तो इससे क्या होगा ना साथ के साथ आंसर राइटिंग होती जाएगी। सब अपना अपना क्वेश्चन बनाना सीख जाओगे ऑटोमेटिक। कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच गतिरोध। ठीक है, शीर्ष न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर। ठीक है, ये देखो ये दिया है यहाँ पर। ठीक है, द्वारा शासित होती है। इस एमओपी को 1947 में जारी किया गया था, इसे 99 में अपडेट किया गया था। तो ये को ज़्यादा इंपॉर्टेंट छोड़ो, बस यही है कि संबंधित मुद्दे कौन से हैं कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच गतिरोध हो जाता है, डेडलॉक हो जाता है। ठीक, न्यायपालिका ने 2015 में राष्ट्रीय, बस ये एग्जाम्पल याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। एनजेसी जिसको असंवैधानिक घोषित कर दिया था, ये पीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। ठीक है, जिसको नल एंड वॉइड करार दे दिया था। ठीक है, तो ये याद रखना पीटी के लिए इंपॉर्टेंट। ठीक, बस ये एग्जाम्पल याद रखना संबंधित मुद्दे। न्यायालय ने 2015 में केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि वे कॉलेजियम की कार्यवाही को पारदर्शी बनाने के लिए एक नया एमओपी जारी कर रहे हैं। ठीक है, 2017 में नए एमओपी को अंतिम रूप दे दिया गया था, परंतु अभी तक इसे अपनाया नहीं गया। सरकार ने कहा कि इस मुद्दे पर पुनर्विचार कर रही है। कार्य विभाजन में चुनौतियाँ। ठीक है, यह सिद्धांत इस धारणा पर आधारित है सरकार के तीनों अंग कार्यपालिका चाहे विधायक और न्यायपालिका स्वतंत्र तथा एक दूसरे से अलग है। हालांकि व्यवहार में उनके कार्यों और शक्तियों का ओवरलैप हो सकता है। इसमें शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत का पालन करने में संघर्ष और चुनौतियाँ पैदा हो सकती हैं। ठीक, अब देखो बात ये आती है ना, देखो पावर ऑफ सेपरेशन इंडिया में क्या है, एकदम बिल्कुल अलग नहीं है। क्या आप बोलो, क्या हुआ? मेरी आवाज़ नहीं आ रही क्या? आवाज़ आ रही है मेरी कुछ? एक मिनट रुको, कोई बाहर आया है, 1 मिनट रुको, 1 मिनट आ रहा हूँ मैं, 1 मिनट। ये बताओ आवाज़ आ रहा है मेरा? आवाज़ आ रही है ना? आ रही है। ठीक है, सुनो। अब देखो हालांकि व्यवहार में उनके कार्य और शक्ति में ओवरलैप हो सकता है। मतलब सब ऐसी बात है कि देखो जब एग्जीक्यूटिव काम करने जाता है तो वो कहीं ना कहीं उसका काम जुडिशरी जो लेजिस्लेचर का होता है ना, उसका भी कुछ ना कुछ होता है। ठीक है, जब लेजिस्लेचर काम करने जाता है तो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का कुछ काम हो जाता है, तो ऐसे ओवरलैप होता है। परंतु बात है कि पावर ऑफ सेपरेशन को अगर पूर्णतः आप लागू करोगे ना इंडिया में, तो इंडिया में चैलेंजेस क्रिएट हो सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यदि विधायिका के पास केवल कानून बनाने की शक्ति हो तो उसे अपने विशेषाधिकार का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को दंडित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे मान लो कि जैसे जो संसद के मेंबर होते हैं, ठीक है, तो संसद के मेंबर अगर को मान लो कि वो सीमा को जो उल्लंघन करते हैं तो उसको जो वहाँ पे जो अध्यक्ष होता है ना वो करता है। अब वो एक तरीके से जो न्यायिक निर्णय करने की शक्ति है वो उसके पास आ गई है, तो इसलिए बोलते हैं वो उसको अर्ध न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त होती है। अब तो ये तो एक तरीके से आप जुडिशरी पावर को यूज कर रहे हो, तो परंतु वो उस सेंस में है। तो इस तरीके से अगर आप पूर्ण रूप से लागू करोगे तो दिक्कतें आने शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसका कारण यह है कि विधायिका की दंडित करने की इस अर्थ का अर्ध न्यायिक कार्य के रूप में देखा जाता है, तो इसलिए मैंने बोला अर्ध न्यायिक कार्य वो होता है। ठीक है, अगला दूसरे अंग के अंतिक्रमण की ओर ले जाता है। इस सिद्धांत की आधुनिक व्याख्या के अनुसार सरकार का एक अंग दूसरे अंग के आवश्यक कार्य का अतिक्रमण किए बिना अपने आकस्मिक कार्य को संपादित कर सकता है। ठीक है, अब देखो क्या होता है ना कि जब आप एक दूसरे को ओवरलैपिंग करते हो, मतलब जब कार्यों को हस्तक्षेप करते हो ना, तो उसे क्या ना डिले हो जाते हैं काम। ठीक है, हालांकि इस मामले में अतिक्रमण का जोखिम फिर भी बना रहता है, जिसमें सत्ता संघर्ष उत्पन्न हो सकता है, जिसमें शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत कमजोर पड़ सकता है। यही कारण होता है कि उसके कारण चैलेंजेस होते हैं। ठीक, अब देखो ये है सॉल्यूशन, ये अच्छी बात है, ये आपके आंसर का पार्ट बनना चाहिए। ठीक है, अलग अलग संस्थानों और बीच उचित नियंत्रण और संतुलन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। मतलब देखो पावर ऑफ सेपरेशन भी बना रहे और दूसरे साथ में एक दूसरे का जहाँ जरूरत हो ओवरलैप करने की जहाँ जरूरत होती है वहाँ करना पड़ेगा, तो बना वो संतुलन होना चाहिए, सीमा तक होना चाहिए। ठीक,
दूसरी बात, समय सीमा टाइम बाउंड मैनर में होना चाहिए। PLR प्रोजेक्ट लिमिटेड बनाम महानदी कोलफील्ड लिमिटेड 2000, मतलब देखो अब ये आप याद भी नहीं कर सकते और कभी इनको याद करने का प्रयास भी मत करना, ये चीज़ याद रखना। समझ में आया? यूपीएससी आपसे कभी अपेक्षा भी नहीं करती कि इस तरह के मामले याद रखो आप, क्योंकि आप एक ब्रेन हो भाई, मशीन नहीं हो, ये चीज़ याद रखना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी तरह के गतिरोध से बचने के लिए कॉलेजियम की सिफारिशों को केंद्र द्वारा 3-4 सप्ताह के भीतर मंजूरी दे देनी चाहिए और नागरिकों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करके संवैधानिक सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ये चीज़ याद रखना, ये अच्छा पॉइंट है, ये लिखो, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, ठीक है, ये इसके बारे में है, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक यहीं एंड हो गया, परंतु ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी रहती है। अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल जस्टिस, मतलब कैसे, अब ये इन्होंने क्या किया ना, इसी में एक नया टॉपिक घुसा दिया कि मतलब कैसे अपना जो अभी न्यायिक प्रक्रिया है, एक तो अफोर्डेबल बने सबके लिए, उसमें अफोर्डेबल हो, ज़्यादा फीस ना हो, और एक्सेसिबल हो कि सब लोग वहाँ पे रीच कर सकें। तो ये क्या है, ये अनीता कुशवाहा बनाम कुशवाहा सदन वाद 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से आदेश दिया था कि जीवन के अधिकार के तहत प्राण के साथ साथ अधिकारों का समूह भी शामिल है। इसमें अन्य अधिकार सहित न्याय तक पहुंच का अधिकार भी समाहित है। अब देखो ये अच्छा है, ये कुछ मतलब ये जो डिसीजन है इसको देख लेना एक बार। ये अच्छी बात है कि जहाँ पे मान लो कि अगर मान लो कि जुडिशियल डिले की कुछ बात आए तो वहाँ पे लिख सकते हो आप, कंक्लूजन में लिख सकते हो, इसलिए इम्पोर्टेंट है, ठीक। देखो न्याय तक पहुँच में 4 घटक शामिल होते हैं। पहला क्या होता है, राज्य को एक प्रभावी न्यायिक तंत्र स्थापित करना चाहिए, जिसमें हमारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब तरीके से कोर्ट अच्छे तरीके से बने रहे, ठीक है। दूसरे, न्यायिक प्रक्रिया सुस्त ना हो, उसमें गतिशीलता बनी रही, मतलब सबाई सी बात है कि वो काम अच्छे से करे। ऐसा नहीं कि वो कौन सी मूवी है ना, डेट पे डेट है तो वैसा काम नहीं होना चाहिए, ठीक। न्यायालय अधिक दूरी पर ना हो, ठीक, ये भी चीज़ याद रखना चाहिए। अब इसीलिए बोला जाता है ना, सुप्रीम कोर्ट का डिसेंट्रलाइज करना देना चाहिए, इसके खंडपीठ तैयार करने चाहिए 4 जगह भारत में। तो अभी इसका पार्ट, और सबाई सी बात होना भी चाहिए ना। देखो साउथ के लोग सोचो यहाँ आते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो कितना उनका खर्चा, ये सारी चीज़ें, तो ये सही नहीं है ना, ठीक है। तो इसके बाद सबाई सी बात है कि साउथ में एक बेंगलोर में कहीं ब्रांच खोल दो आप, एक कोलकाता में खोल दो आप, ठीक है, और एक दिल्ली में तो है ही, ठीक है, एक आप इधर MP मतलब MP कहीं पे खोल दो, मतलब 4 जगह होनी चाहिए, सबाई सी बात है। न्यायिक प्रक्रिया का सुविधाजनक होना चाहिए, ठीक है, ये ऐसे पॉइंट है, मतलब कहीं पे भी डाल सकते हो आप, ये 4 पॉइंट हो गए। अब देखो एक और यहाँ प्रेजेंटेशन का तरीका सीखो, देखो ऐसे बना के, देखो ये हेडिंग डाला और ये 4 बना के डाल दिए, तो ये प्रेजेंटेशन का तरीका भी सीखो, ये बहुत अच्छा है, मतलब विजन वाले ये नया इनोवेटिव आइडिया अपना है, बहुत अच्छा है, ठीक। अगला, इसकी आवश्यकता क्यों है भाई, मतलब क्यों अफोर्डेबल और एक्सेसिबल जस्टिस चाहिए। देखो अच्छे वकीलों की अधिक फीस है, ठीक है, तो ये बात सही है। अगर सबाई की बात है, जैसे मान लो कौन सा है, बहुत सारे वकील तो करोड़ों रुपए में फ़ीस लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के प्रतिष्ठित वकीलों की फ़ीस वहनता को बाधित करती है। इसके कारण मैं सबाई की बात है, तो गवर्नमेंट को ऐसा प्रयास करना चाहिए कि मतलब ऐसी फ़ीस होगी जो सब कुछ एक्सेस कर सके, ठीक। न्यायालय की फ़ीस के अलावा अतिरिक्त शुल्क न्यायालय की फ़ीस से 25% अधिक खर्च होता है, ठीक है, तो उसमें कुछ छूट दी जानी चाहिए। जागरूकता की कमी है, लोग जानते नहीं है, जैसे नालसा जैसे सिस्टम है उसमें वो फ्री में लोगों को मदद करती है। निःशुल्क विधि सहायता के अंतर्गत देश की 80% आबादी को कवर किया गया, लेकिन इसका लाभ केवल 12 लाख लोगों ने उठाया। सोचो इतने करोड़ों लोगों जो फ़ायदा नहीं उठा पाते। जैसे मैंने उस दिन भी एग्जांपल दिया था आपको कि जैसे मैंने उपभोक्ता में जाके मैंने कंप्लेन किया, तो उस दिन फिर अगले दिन कंपनी का मेरे पास कॉल आ गया था। अगर आप अवेयर रहोगे तभी इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। कम बजटीय आवंटन 2011 से लेकर 2016 की अवधि के मध्य न्यायपालिका पर औसत खर्च GDP मात्र, ये सब ज़्यादा, मतलब कम बजटीय आवंटन है तो बजटीय आवंटन ज़्यादा होना चाहिए, हमेशा रट लो, ये बेसिक पॉइंट है, ये हर जगह आने चाहिए, ये इसमें याद करने की जरूरत है नहीं। जागरूकता की कमी, जागरूकता बढ़ाओ, समझ में आया। तो क्या कदम उठाए जाने चाहिए, वकीलों को फीस को मान्यता तो विनियमित किया जाना चाहिए, भाई रेगुलेशन में लाओ उनको। राष्ट्रीय न्यायिक अवसूचना निगम NJIC की स्थापना की जानी चाहिए, ठीक है। वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देना चाहिए, अच्छा है, यह हर बहुत जगह लिखा जा सकता है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अब देखो अभी इससे रिलेटेड एक बिल आया है, ठीक है, तो इससे मतलब नेशनल जुडिशियल कमीशन जो विधेयक 2022 आया है, हाल ही में राज्यसभा में एक गैर सरकारी सदस्य ने NJC विधेयक 2022, अब देखो ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि याद रखना जब तक कोई एक्ट नहीं बन जाता ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता, पर फिर भी पढ़ लो, क्या है, बस एक बार रीडिंग कर लो। NJC विधेयक 2022 का उद्देश्य राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के माध्यम से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश की नियुक्ति को विनियमित करना, ठीक है। तो यह विधेयक NJC द्वारा अपनाई जाने वाली निम्नलिखित प्रक्रिया को विनियमित करने का प्रयास करता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश तथा सभी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए व्यक्तियों की सिफारिश करने हेतु है। उनके स्थानांतरण करने के लिए न्यायिक मानकों को निर्धारित करने और न्यायाधीशों को जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए
सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश को दुर्व्यवहार असमता संबंधी व्यक्तिगत शिकायतों की जांच के लिए विश्वसनीय और उचित तंत्र स्थापित करने का प्रावधान करने के लिए तथा किसी न्यायाधीश को हटाने की कार्रवाई संसद द्वारा राष्ट्रपति को दी जाने क्षमता प्रस्तुत करने के लिए। अब देखो ये ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो सुन लो, जैसे आप इसलिए बता रहा हूँ ना कि सिलेक्टिव हो जाना चाहिए। अगर ये तभी सिलेक्टिव होने का पता लगे जब आपको लास्ट ईयर पेपर अच्छे से पढ़े रहेंगे, ठीक है, आप पीटी के क्वेश्चन याद रहेंगे। तो ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। जब तक कोई एक्ट नहीं बन जाता ना तो तब तक कोई मतलब नहीं रहता, ये चीज़ याद रख लेना। अरे ऐसे भी एक गैर सरकारी विधेयक था तो कोई ज़्यादा मतलब नहीं रहता, ठीक, ये कोई ज़्यादा मतलब नहीं है यहाँ पे। हाँ भाई ऐसा होना चाहिए। अभी अलग से कभी यूपीएससी नहीं क्वेश्चन पूछेगा। आप इसके कुछ पॉइंट है जो ये कुछ पॉइंट लिख सकते हो, परंतु ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये टॉपिक को मेंस में पूछ लो। हाँ ये होना चाहिए और इसके लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं ये पॉइंट थोड़ा लिख लेना, ठीक है, बस ये चीज़ रखना। और इसमें ज़्यादा और किस तरीके का होना चाहिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला मतलब थोड़ा नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। और ये आगे की राय में इसमें 2-3 पॉइंट थे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका देखो क्या महत्व है, पावर ऑफ सेपरेशन का, इससे रिलेटेड केस, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें देखो अब ये टॉपिक है अच्छे से क्लियर हो गया। और ये अपना एक स्टैटिक का भी पार्ट है, मेंस के सिलेबस में भी मेंशन किया हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो ये एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। आज अपने एक ही टॉपिक करते हैं, ठीक, धीरे धीरे करेंगे। लगभग हाँ 8 पेज की सोचा था अपन ने कवर, ये तो कर लिया अपन ने, ठीक है। अब देखो बाद में ना छोटे छोटे टॉपिक आएंगे तो वो फास्ट हो जाएंगे। वो पीटी वाले जो टॉपिक आएंगे ना तो वो ज़्यादा ऐसे पीटी वाले रहते हैं, उसमें 1 लाइनर होते हैं, ठीक है। अभी देखो ये अच्छा है मैप जो दर्शाया गया है, ठीक है। तो ये देखेंगे अपन कल, ठीक है। तो डेली लगभग आधा घंटा 30-40 मिनट भी करेंगे तो ये कवर हो जाएगा, ठीक है। मैगजीन अपन लगभग ये देखो 160 पेज है इसमें। तो 160 में भी देखो बहुत सारे तो फालतू के पेज होते हैं, तो लगभग 170 पेज है तो हो जाएगा आराम से अपना कवर, ठीक है। तो इस तरीके से अपन वो टेस्ट वाइज कवर भी करते चलेंगे, ठीक है। तो लगभग जनवरी से अपन करना शुरू करेंगे तो हो जाएगा। अब ये देखो ये कुछ फालतू का नहीं है, अपने को पढ़ना ही नहीं। अब ये देखो ये पीटी के लिए, अब ये पीटी के लिए मैप बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये देखो बहुत विजन वाले अच्छा इनोवेटिव करते हैं, मैं बता रहा हूँ। देखो ये देखो इंडिया, ये बहुत अच्छा है, मैं बता रहा हूँ ना। विजन का मैगजीन पढ़ लो, इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी करंट अफेयर में, बता रहा हूँ, कुछ भी करंट अफेयर। अब ये देखो ये अपने पीटी में पता है इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब देखो कितना शानदार बनाया हुआ है इन्होंने, ठीक है। ये एड वेड अपने का कुछ काम का नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो ये तरीके से अपन पढ़ेंगे तो हो जाएगा फटाफट, ठीक है। तो बताओ और कुछ, तो इस तरीके से अपन करेंगे हो जाएंगे, ठीक है। और वो मैं साथ के साथ जो बताते चलूँगा कि कौन सा पीटी मेंस के इंपॉर्टेंट है, उस तरीके से थोड़ा बहुत हाईलाइट अपना करते चलना। तो उस तरीके से क्या होगा ना, आराम से आखिरी टाइम जब रिवाइज करोगे ना तो चीज़ें अच्छे तरीके से हो जाएगी, ठीक है। और कोई फीडबैक? ठीक है सर। तो ऐसे डेली करेंगे अपन, ठीक है, उस क्लास के बाद, ठीक है। हाँ सर ये सही रहेगा। हाँ डेली करेंगे तो इससे अपना चलता रहेगा। मंडे टू फ्राइडे भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, हो जाएगा आराम से, टेंशन मत लो, ठीक है। डेली आधा घंटा होगा तो अच्छा रहेगा सर, क्योंकि रिवीजन का टाइम भी हम लोग को मिल जाएगा। नहीं सैटरडे को फिक्स पढ़ो, सैटरडे को फिक्स पढ़ो। मंडे टू फ्राइडे करेंगे, ठीक है। तो कल सैटरडे है, कल सैटरडे नहीं होगा, ठीक है। सैटरडे को तो क्लास, सैटरडे संडे क्लास नहीं रखेंगे, चीज़ याद रख लेंगे। और इमरजेंसी जनवरी के बाद अब अगर लगा इमरजेंसी है कि अब सिलेबस को कवर करना तब करेंगे, अभी दिसंबर तक नहीं। अभी फिक्स पे इन पे ऑप्शनल अपने इन पे ध्यान दो, ठीक है। ठीक है सर। चलो ठीक है फिर, बाय बाय, गुड नाइट।